व्यावसायिक क्षेत्र। निर्देशन की आवश्यकता। व्यावसायिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता। नीड ऑफ गाइडेंस इन वोकेशनल फील्ड। बालक का व्यक्तिगत एवं शैक्षिक जीवन उसके व्यावसायिक जीवन की आधारशिला है। घर और विद्यालय मिलकर बालक को भली भांति जीवन यापन के लिए तैयार करते हैं, तभी वह समाज के लिए उपयोगी नागरिक सिद्ध हो सकता है। अतः व्यक्तिगत एवं शैक्षिक जीवन में निर्देशन की जितनी आवश्यकता अनुभव होती है, व्यावसायिक जीवन के लिए निर्देशन की आवश्यकता उससे कहीं अधिक है। निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम अपनी बात को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु। अशिका आगे क्या है? हाँ। चप्पल दे दे टिकी 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 yan lại lại yan yan lại yan lại yan lại nó nhau này cái này nó nhau thì yan lại nào चाचा भाई से बात करना उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु फॉर सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑक्यूपेशन। वर्तमान युग औद्योगिकीकरण का युग है। औद्योगिकीकरण के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि भी हुई है, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। परंतु आज बेरोजगारी का एक कारण लोगों द्वारा उपयुक्त व्यवसाय का चयन न करना भी है। खासतौर पर आज का युवा दृढ़ भ्रमित है। जिस तरह सब जा रहे हैं, वे भी उसी अंधी दौड़ में शामिल है। उससे अपनी रुचि, क्षमताओं तथा योग्यताओं का तो पता ही नहीं है। भारत जैसा देश, जहां आज़ादी का सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है तथा जहां युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहाँ निर्देशन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। आज भारत को अच्छे निर्देशकों की आवश्यकता है, जो यहाँ के युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़कर लगाकर भारत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सके। व्यावसायिक समस्याओं के विकास हेतु केवल उपयुक्त व्यवसाय का चयन करने में सहायता करने पर ही निर्देशन की भूमिका समाप्त नहीं हो सकती, अपितु व्यवसायिक चयन के बाद निर्देशन की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तकनीकी विकास के इस युग में प्रत्येक व्यवसाय विशिष्ट रूप से विशिष्टतर होता जा रहा है। व्यवसाय आरंभ करते ही कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यवसाय में असफलता का भय भी बना रहता है। व्यवसाय चयन के बाद व्यवसाय विशेष की बारीकियों को समझने तथा अपने प्रिय व्यवसाय में अपनी
क्षमताओं को बढ़ा बढ़ाते रहने के लिए सतत निर्देशन की आवश्यकता अनुभव होती है। तकनीकी जटिलताओं का सामना करने के लिए आज का युग तकनीकी का युग है। आज हर कार्य क्षेत्र में नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है। आज इस क्षेत्र में इतने नवाचार हो रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का इन सब से स्वयं अवगत रहना तथा इन सारी कुशलताओं का स्वयं में विकास करना लगभग असंभव सा कार्य है। अतः आज इन सभी क्षेत्रों में हो रहे नवाचारों को समझने के लिए इसे निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक जीवन में निर्देशन की आवश्यकता। परिवार को समाज की प्रथम इकाई माना जाता है तथा परिवार से प्रशिक्षित होकर ही बालक समाज में आ जाता है। ऐसा समझा जाता है कि जो बालक परिवार में भली भांति समायोजित हो जाते हैं वो समाज में भी भली प्रकार से समायोजन करने में समर्थ होते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ इसके विपरीत भी होती हैं। कोई कोई परिवार बालक को अत्यंत लाड़ प्यार देकर पालते हैं तथा बालक को आत्मनिर्भर होने का अवसर ही प्रदान नहीं करते। ऐसा बालक जब समाज में जाता है तो वह संरक्षण के अभाव में स्वयं को असुरक्षित अनुभव करने लगता है। परिणाम वह कुसमयोजन का शिकार हो जाता है। अतः समाज में सामंजस्य हेतु निर्देशन की महती आवश्यकता है। वस्तुतः बालक को समाज में केवल अपनी विचारधाराओं धारणाओं तथा विश्वासों के आधार पर ही नहीं अपितु सामाजिक विश्वासों धारणाओं तथा विचारधाराओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन यापन करना होता है तथा इन सब के लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। समाज के परिवर्तनशील मानदंडों में समायोजन के लिए for the compatibility of the changing social norms सामाजिक परिवर्तन समाज की अनिवार्य आवश्यकता है। कोई भी समाज समय समय पर अपने मानदंडों को बदले बिना नहीं रह सकता। तकनीकी के कारण तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने समाज के मानदंडों में तीव्रगामी परिवर्तन ला दिए हैं। इन बदलते सामाजिक मानदंडों में समायोजन के लिए व्यक्ति को निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकता है। मजबूत लोकतंत्र के निर्माण हेतु फॉर द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी मजबूत लोकतंत्र के निर्माण हेतु भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। आज भारत के समक्ष क्षेत्रवाद जातिवाद तथा सांप्रदायिकता जैसी अनेक समस्याएं हैं जो भीतर राष्ट्र की मजबूत नींव को खोखला कर रही हैं। आज वैश्वीकरण का युग है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र को अत्यंत मजबूत होकर विश्व पटल पर स्वयं को प्रस्तुत करना है। अतः ऐसे में एक निर्देशक का दायित्व और भी बढ़ जाता है कि वह राष्ट्र के लोगों को इन संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठाकर उन्हें एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करे। निर्देशन का विषय क्षेत्र स्कोप ऑफ गाइडेंस हम पिछले पृष्ठों में ये बात जान चुके हैं कि निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन निर्देशन का कार्य क्षेत्र कहा जा सकता है। यद्यपि निर्देशन के कार्य क्षेत्र को बताना प्रयास निर्देशन प्रक्रिया का सीमांकन करना है। तथापि अध्ययन को सरल बनाने की दृष्टि से हम निर्देशन के कार्य क्षेत्र को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत अभिव्यक्त करने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति पर्सनल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल
प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि। शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक ये समस्याएं व्यक्ति को तोड़कर रख देती हैं, किंतु एक कुशल निर्देशक व्यक्ति को इन समस्याओं से न केवल उबार लाता है, बल्कि उसे जीवन में सफलता भी प्राप्त कराता है। अतः व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्ति जीवन निर्देशन का कार्य क्षेत्र कहा जा सकता है। व्यक्ति का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति के परिवार के संपर्क में आते ही अपना सामाजिक जीवन, जिसे हम पारिवारिक जीवन कहते हैं, जीना आरंभ कर देता है। धीरे धीरे वह समाज के पीछे सीधे संपर्क में आता है और सामाजिक समस्याओं का सामना करने लगता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता अनुभव होती है। हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के समस्त सामाजिक संबंध निर्देशन के लिए कार्य क्षेत्र में आते हैं। व्यक्ति के शैक्षिक क्रियाकलाप, एजुकेशन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। विद्यालय में प्रवेश के बाद विषय चयन से लेकर विषय को समझने, उसकी कठिनाइयाँ दूर करने, विद्यार्थी के पारस्परिक संबंध, विद्यार्थी और अध्यापकों के कार्य संबंध, विद्यार्थी और कार्यालय, विद्यार्थी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा विद्यार्थी के अध्ययन से संबंधित अन्य समस्याएं सभी निर्देशक के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि बिना निर्देशन इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। व्यक्ति के सामाजिक क्रियाकलाप, वोकेशन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कोई न कोई कार्य अवश्य करता है। जीवन यापन के लिए किए जाने वाला कार्य व्यवसाय की श्रेणी में आता है। बिना उपयुक्त निर्देशन के उचित व्यवसाय का चयन नहीं किया जा सकता। व्यवसाय चयन के बाद भी उसके व्यावसायिक जीवन में अनेक समस्याएं आती रहती हैं। इन समस्त समस्याओं का निदान करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। अतः व्यक्ति का संपूर्ण व्यावसायिक जीवन निर्देशन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निर्देशन की उपयोगिता, सिग्निफिकेशंस ऑफ गाइडेंस। एक और कुछ दार्शनिक इस संसार को असार कहते हैं, तो दूसरी ओर कुछ दार्शनिकों की मान्यता है कि इस संसार में कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। इस दृष्टि से किसी भी दूसरे तत्व की ही भांति निर्देशन की भी अपनी उपयोगिता है। प्रत्येक संप्रदाय के धर्म ग्रंथ निर्देशन की उपयोगिता से भरे पड़े हैं। इसीलिए जीवन जीने की कला सिखाने वाली महान विभूतियों को इन ग्रंथों में भगवान, देवता, ईश्वर का पुत्र, गुरु और पैगंबर आदि सम्माननीय नामों से संबोधित किया गया है। यहाँ हम वार्तालाप परिस्थितियों में निर्देशन की उपयोगिता पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आधारभूत कौशलों को सीखने में सहायक, हेल्पफुल टू लर्न फंडामेंटल। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज तक कोई भी व्यक्ति बिना उपयुक्त निर्देशन के आधारभूत कौशलों को नहीं सीख पाया है, जैसे खड़े होना, चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, खाना पीना इत्यादि। अतः शिक्षित व्यक्तिगत, व्यावसायिक एवं सामाजिक जीवन में आधारभूत कौशलों को सीखने के लिए निर्देशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। बालक का परिवार से विद्यालय में समायोजन, एडजस्टमेंट फ्रॉम फैमिली टू होम। अपने बाल्यकाल में बालक जब परिवार से विद्यालय का रूप करता है, तब उसके सामने समायोजन की भीषण समस्या होती है। निर्देशन के द्वारा ऐसी
स्थिति में बालक का विद्यालय में समायोजन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अध्ययन अध्ययन छोड़ने वाले बालकों को पुनः अध्ययन के लिए प्रेरित करने में सहायक। हेल्पफुल टू री इनरोलमेंट ऑफ ड्रॉपेयर्स। अपने अध्ययन कार्य को बालक अनेक कारणों से बीच में ही छोड़ देते हैं। उचित निर्देशन के द्वारा बच्चों को पुनः अध्ययन के लिए प्रेरित करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रगति। हेल्पफुल इन एकेडमिक अचीवमेंट। विषय वस्तु का ज्ञान होना एक बात है तथा उसकी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति दूसरी बात है। अनेक से विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान होने पर भी अनेक बालकों की शैक्षिक उपलब्धि बहुत कम रह जाती है। ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रगति का उचित निर्देशन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। विकास में सहायक। हेल्पफुल इन वॉलेंसम डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। निर्देशन कार्य बालक को न केवल जीवन का अर्थ समझने में सहायता देता है अपितु उसके व्यक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यावसायिक एवं तकनीकी विकास में पूरी तरह से सहायता करता है। भविष्य की योजना बनाने में सहायक। हेल्पफुल टू फ्यूचर प्लानिंग। निर्देशन की प्रक्रिया के दौरान निर्देशक बालक की दैनंदिन सामान्य समस्याओं से अवगत रहता है, अतः वह भविष्य की शिक्षा योजना बनाते समय इन समस्याओं का विशेष ध्यान रखता है। हम कह सकते हैं कि निर्देशन का कार्य भविष्य की योजना बनाने में सहायक है। सारांश। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव के पास स्वयं की भाषा, बुद्धि और विवेक आदि होते हुए भी उपयुक्त विकास के लिए उसे किसी अन्य की सहायता लेनी पड़ती है। व्यक्ति की उत्तम क्षमताओं का विकास करने से वह सहायता करने का कार्य निर्देशन कहलाता है। निर्देशन की क्रिया प्रारंभ करने से पूर्व हमें निर्देशन के सिद्धांतों से अवश्य परिचित होना चाहिए। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि निर्देशन एक सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली इस प्रक्रिया में निर्देशक को सामाजिकता एवं नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। निर्देशक में कार्य करने से पूर्व उसे वैज्ञानिक आधारों पर परिस्थितियों का विश्लेषण कर लेना चाहिए। निर्देशक को चाहिए कि वह अपने उपबोध्य को सकारात्मक निर्देश तथा उसे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करे। उपबोध्य निर्देशन का निर्देशन मानने अथवा न मानने के लिए स्वतंत्र हो। निर्देशन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व दिया जाना चाहिए तथा उपबोध्य के संपूर्ण विकास का प्रयास करना चाहिए। एक से अधिक निर्देशक होने की स्थिति में दर्शकों को परस्पर समन्वय स्थापित करना चाहिए। निर्देशक को चाहिए कि वह निरपेक्ष रहकर निर्देशन का कार्य करे तथा विशिष्ट क्षेत्रों में निर्देशन के लिए विदेश को प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए। निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकता होते हुए भी भारत में इसके प्रति जागरूकता का अभाव है। निर्देशकों को उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं मिलता। सफल फलत समाज में कुशल निर्देशकों की कमी है। तेजी से बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियां तथा बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण भी निर्देशन के सुपरिणाम नहीं मिल रहे हैं। निर्देशक भी यथा कदा पूर्वग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं, व्यक्तिगत विचारधारा को महत्व देने लगते हैं तथा व्यक्ति सापेक्ष हो जाते हैं। शिक्षा का गिरता हुआ स्तर भी निर्देशन कार्य में बाधा बनता है। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता है, मुख्य रूप से व्यक्तिगत जीवन में
आवश्यकताओं के विकास के लिए, पारिवारिक जीवन में समायोजन के लिए तथा किशोरावस्था का सामना करने के लिए निर्देशन अति आवश्यक है। इसी प्रकार शैक्षिक जीव क्षेत्र में उपयुक्त विषयों के चयन के लिए, कक्षा कक्ष व्यवहार के लिए तथा अपनी शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक क्षेत्र में उपयुक्त व्यवसाय चयन करने के लिए, व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करने के लिए तथा तकनीकी जटिलताओं का सामना करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। सामाजिक जीवन में बदलते हुए मानदंड तथा मजबूत लोकतंत्र के लिए निर्देशन की आवश्यकता अनुभव होती है। व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, शैक्षिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप आदि निर्देशन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गुड के अनुसार निर्देशन के किन्हीं 5 सिद्धांतों के नाम। ज्ञान का सिद्धांत। निर्देशन के किन्हीं 5 सिद्धांतों के नाम। ज्ञान का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। ज्ञान का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। ज्ञान का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। निर्देशन के 5 सिद्धांतों के नाम। ज्ञान का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। निर्देशन के किन्हीं 5 सिद्धांतों के नाम। ज्ञान का सिद्धांत, 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 ज्ञान का सिद्धांत। सार्वभौमिकता का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। ज्ञान का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। ज्ञान का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत। ज्ञान का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत। ज्ञान का सिद्धांत, सार्वभौमिकता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत। करते हैं। मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति निर्देशन अधिगम लर्निंग में सहायक होता है। निर्देशन व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। निर्देशन का कार्य उपबोधित लर्नर की क्षमताओं का विकास करना है। निर्देशन उपबोधित की उपलब्धि को बढ़ाता है। राधा वल्लभ उपाध्याय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन भी पुस्तक में दिया। निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? निर्देशन की प्रमुख अवधारणाएं स्पष्ट कीजिए। भारतवर्ष में निर्देशन के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं? निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। निर्देशन के प्रकार शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत समूह निर्देशन। प्रस्तावना। उद्देश्य निर्देशन के प्रकारों का वर्गीकरण। शैक्षिक निर्देशन अर्थ एवं परिभाषा। शैक्षिक सिद्धांत की आवश्यकता एवं महत्व। शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य। व्यावसायिक निर्देशन अर्थ परिभाषा। व्यावसायिक निर्देशन का महत्व। व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य। व्यक्तिगत निर्देशन अर्थ। व्यक्तिगत निर्देशन के प्रकार। व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व। व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य। सामूहिक निर्देशन अर्थ एवं परिभाषा।
सामूहिक निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व, सामूहिक निर्देशन के उद्देश्य, सारांश, संदर्भ ग्रंथ, निबंधात्मक प्रश्न। जटिलताओं के आधुनिक युग में जैसे जैसे मानव समाज विकसित होता जा रहा है, उसके जीवन में जटिलताएं और बढ़ती जा रही हैं। किसी समय में कटीली घास को ले आने वाला व्यक्ति कुशल कहलाता था, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुशल कहलाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर उनके योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना होगा। निरंतर जटिल होते इस समाज में कोई भी व्यक्ति केवल अपने अनुभवों के द्वारा पूर्ण सफल नहीं हो सकता। समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशन एवं परामर्श। अध्ययन में मन लगाने के लिए, उपलब्धि का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, आदत में सुधार के लिए अथवा इसी तरह के किसी अन्य कारण से जब हम अपने अनुभव अथवा ज्ञान को व्यक्ति विशेष के लिए प्रदान करते हैं, तब अनुभव एवं ज्ञान के आदान प्रदान की ये प्रक्रिया निर्देशन का रूप ले लेती है। वास्तव में निर्देशन एक बहुमुखी प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति शिक्षक निर्देशन ले रहा होता है, तब वह अपना व्यक्तिगत तथा सामाजिक परिष्कार कर रहा होता है। इसी प्रकार अनेक बार शिक्षक निर्देशन बालक की व्यावसायिक समस्याओं का भी समाधान कर देता है। अतः निर्देशन को यदि विभिन्न प्रकारों में बांटा जाए तो भी ये परस्पर इतने अंतर संबंध होने की उनमें भेद करना मुश्किल हो जाएगा। प्रस्तुत इकाई में आप निर्देशन के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य, इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप निर्देशन के अनेक प्रकारों के विषय में जान सकेंगे। शिक्षक निर्देशन के अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में जान सकेंगे। शिक्षक निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व एवं उद्देश्य के बारे में जान सकेंगे। व्यावसायिक निर्देशन के अर्थ एवं परिभाषा से अवगत हो सकेंगे। व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य एवं महत्व को समझ सकेंगे। व्यक्तिगत एवं सामूहिक निर्देशन के अर्थ एवं परिभाषा से अवगत हो सकेंगे। व्यक्तिगत निर्देशन के विभिन्न प्रकारों से अवगत हो सकेंगे। व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्यों को जान सकेंगे। सामूहिक निर्देशन की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्यों को भलीभांति समझ सकेंगे। निर्देशन के प्रकारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ गाइडेंस। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि केवल अध्ययन की दृष्टि से निर्देशन के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने निर्देशन के अनेक प्रकार बताए हैं, जिनमें कुछ में निम्नलिखित हैं। पैटरसन के अनुसार निर्देशन के प्रकारों का वर्गीकरण। पैटरसन ने निर्देशन को 5 भागों में बांटा है। पैटरसन के अनुसार निर्देशन का वर्गीकरण इस प्रकार है। निर्देशन एवं परामर्श। शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस। व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस। व्यक्तिगत निर्देशन, पर्सनल गाइडेंस। स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, हेल्थ एंड हाइजीनिक गाइडेंस। आर्थिक निर्देशन, फाइनेंशियल गाइडेंस। विलियम मार्टिन के अनुसार निर्देशन के प्रकारों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन आईओएन ऑफ गाइडेंस अकॉर्डिंग टू विलियम मार्टिन के अनुसार निर्देशन के प्रकारों का वर्गीकरण। विलियम मार्टिन प्रोडक्टर के द्वारा उनकी पुस्तक एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस में निर्देशन के निम्नलिखित 6 प्रकार बताए गए हैं। शिक्षक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, सामाजिक एवं नागरिक कार्यों में निर्देशन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं से संबंधित निर्देशन, अवकाश के उत्तम उपयोग के लिए निर्देशन, चरित्र निर्माण के कार्यों में निर्देशन।
पश्चिमी विद्वानों के द्वारा किया गया निर्देशन का उपरोक्त वर्गीकरण अस्पष्ट एवं अधूरा है। अतः निर्देशन को भली भांति समझने के लिए इसका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। व्यक्तिगत निर्देशन, सामूहिक निर्देशन, प्रत्यक्ष निर्देशन, अप्रत्यक्ष निर्देशन, औपचारिक निर्देशन, अनौपचारिक निर्देशन, निर्देशात्मक निर्देशन, सुझावात्मक निर्देशन, सिद्धांतिक निर्देशन, प्रयोगात्मक निर्देशन, मौखिक निर्देशन, लिखित निर्देशन। निर्देशन के इन सभी प्रकारों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, चिकित्सकीय निर्देशन, धार्मिक निर्देशन, तकनीकी निर्देशन, पारिवारिक निर्देशन, अवकाश सदुपयोग से संबंधित निर्देशन, नैतिक निर्देशन। हम ये कह सकते हैं कि पूर्वोक्त सभी प्रकार के निर्देशन शैक्षिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य संबंधित आदि व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों प्रकार से दिए जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत अथवा सामूहिक निर्देशन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रत्येक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्देशन औपचारिक अथवा अनौपचारिक निर्देशन, निर्देशात्मक अथवा सुझावात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है और प्रत्येक निर्देशात्मक अथवा सुझावात्मक निर्देशन सिद्धांतिक अथवा व्यवहारिक और दोनों प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार निर्देशन कुल मिलाकर 576 प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर हम इस मुख्य रूप से शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का अध्ययन करेंगे। शैक्षिक निर्देशन अर्थ परिभाषा। निर्देशन के विभिन्न प्रकारों के विषय में जानने के बाद हम शैक्षिक निर्देशन शब्द को जानने का प्रयास करेंगे। अब हम जानते हैं कि निर्देशन एक व्यापक शब्द है तथा हमें अपने जीवन के लिए किसी भी क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन का वही प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। जैसे सामाजिक समायोजन के लिए सामाजिक निर्देशन, शैक्षिक समायोजन के लिए शैक्षिक निर्देशन तथा व्यावसायिक समायोजन के लिए व्यावसायिक निर्देशन। आदिकाल से ही अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा मानव आज आधुनिक समय में जटिल समाज की संज्ञा से विभूषित है। तकनीकी के विकास ने इस जटिलता को और भी बढ़ा दिया है। आज मनुष्य की रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता को गौण करके तकनीकी तथा अन्य समस्याओं ने स्वयं महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। दूसरे शब्दों में आज का मानव यंत्रों की भीड़ में स्वयं भी यंत्र बनता जा रहा है। भारत सहित अनेक देशों की सरकारों ने मानव को साधन मानकर इस आग में घी डालने का काम किया है। आधुनिक तकनीकी युग में मनुष्य का अधिकांश समय किसी न किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने में ही व्यतीत होता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण भाग, जिसे हम किशोरावस्था एवं युवावस्था के नाम से संबोधित करते हैं, विद्यालय में बीतता है। इसलिए उसके जीवन में शैक्षिक समायोजन से संबंधित समस्याएं सर्वाधिक होती हैं। अतः प्राय प्रत्येक मनुष्य को शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक निर्देशन का महत्व। निर्देशन का यह भाग शैक्षिक सेवा एवं विद्यालयों से संबंधित है। इस सेवा के माध्यम से विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त निर्देशन के द्वारा इनका व्यक्तिगत विकास भी होता है। निर्देशन चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, एक प्रकार की शैक्षिक प्रक्रिया है। अपने व्यापक अर्थों में हम किसी भी प्रकार के निर्देशन को शिक्षा प्रक्रिया का अंग मान सकते हैं, किंतु जब हम शैक्षिक निर्देशन शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं तब हमारा तात्पर्य विद्यार्थी के शैक्षिक समायोजन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने से होता है। यद्यपि शिक्षा भी एक प्रकार का निर्देशन ही है, तथापि यह शैक्षिक निर्देशन शिक्षण कार्य का स्थान नहीं ले सकता। शैक्षिक निर्देशन को परिभाषित करते हुए हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन में आने वाली ज्ञान प्राप्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में जब हम सहायता करते हैं तब यह प्रक्रिया शैक्षिक निर्देशन कहलाती है। शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा। विभिन्न भारतीय एवं पश्चिमी विद्वानों ने शैक्षिक निर्देशन को अपनी रीति से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। किटसन
शिक्षा का व्यक्तिकरण करने का प्रयास ही निर्देशन है। लीफीवर टसेल तथा बिटलीजिल निर्देशन एक शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय में प्राप्त दीक्षा का अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली उपयोग करने में विद्यार्थी की सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। कैरोल एच मिलर निर्देशन सेवाओं का संबंध विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले उन संगठित क्रियाकलापों से है जो विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास की आवश्यकताओं में सहयोग देने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। आर्थर ने आर्थर जे जॉन्स शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है जो उन्हें विद्यालयों, पाठ्यक्रमों एवं शिक्षालय के जीवन से संबंध चुनावों एवं समायोजन के लिए अपेक्षित है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता एवं मनुष्य की ही भांति इस धरती पर चींटी से लेकर हाथी तक का अपना समाज होता है तथा उसके समाज के अनुभवी एवं सक्रिय सदस्य अपने समाज के नए सदस्यों को विभिन्न कारणों से निर्देशन प्रदान करते हैं। अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानों ने भी इस बात को सिद्ध किया है। मनुष्य स्वयं को समस्त प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यंत शैक्षिक निर्देशन की सर्वाधिक आवश्यकता है। वस्तु शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक परिवेश में समायोजन से संबंधित प्रत्येक समस्या से जुड़ा हुआ है। तथापि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। अध्ययन के विषय चयन के लिए अपने शैक्षिक जीवन में जब विद्यार्थी को अध्ययन के विषयों का चयन करना होता है उस समय तक उसकी मानसिक सामर्थ्य व अनुभव इतना कम होता है कि वह सही निर्णय नहीं ले पाता। इस समय तक न तो वह अपनी क्षमताओं को पहचान पाता है और न ही अपनी रुचि को समझ पाता है। निर्देशन के अभाव में अपने साथियों की दिशा देखी एवं मित्रों का अनुसरण करते हुए विषयों का चयन कर लेता है। इन परिस्थितियों में यदि उसे असमुचित शैक्षिक निर्देशन प्राप्त हो जाए तो वह इस समस्या से बच सकता है। समुचित शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से वह किसी विज्ञान, कला अथवा वाणिज्य विषय का चयन अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार कर सकता है। विद्यालय एवं जीवन में अनुशासन स्थापना के लिए अनुशासनहीनता की समस्या आज शिक्षा की सार्वभौमिक समस्या बन गई है। अध्यापक गण एवं समाज अनुशासनहीनता की समस्या के लिए विद्यार्थियों को दोषी ठहराते हैं। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने ही किशोर बालकों को स्वभाव से विद्रोही सिद्ध किया है। दुनिया भर के शिक्षा शास्त्री अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान खोजने में लगे हैं तथा आज भी इस समस्या के समाधान के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कोई भी किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन को अनुशासनहीनता का मूल मानता है तो कोई विद्यार्थी के विद्रोही स्वभाव को कुछ विद्वान तथा आधुनिकता बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, सामाजिक सांस्कृतिक प्रदूषण आदि को भी अनुशासनहीनता का कारण मानते हैं। वास्तव में अनुशासनहीनता के मूल में केवल एक कारण है और वह है उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन का अभाव। यदि विद्यार्थी को उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन प्राप्त होता रहे तब ऊपर बताए गए अनुशासनहीनता के सभी कारण पूर्ण हो जाएंगे तथा विद्यालय के साथ साथ विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन स्थापित हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि
निरंतर बढ़ते हुए तकनीकी के विकास ने केवल अभिभावकों की अपेक्षा को पहले से अभी अधिक बढ़ा दिया है। अभी तो विद्यार्थियों में भी प्रतिस्पर्धा की भावना तेज हो गई है। कक्षा में प्रथम स्थान पर बने रहने का प्रयास बालक के मन पर एक प्रकार का दबाव बना देता है, जिससे उसके सीखने की प्रक्रिया प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि निरंतर बढ़ते हुए तकनीकी के विकास ने केवल अभिभावकों की अपेक्षा को पहले से भी अधिक बढ़ा दिया है। अपितु विद्यार्थियों में भी प्रतिस्पर्धा की भावना तेज हो गई है। कक्षा में प्रथम स्थान पर बने रहने का प्रयास बालक के मन पर एक प्रकार का दबाव बना देता है, जिससे उसके सीखने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन इन विषय परिस्थितियों में विद्यार्थी की सीखने की गति को बढ़ा सकता है तथा वह सीखने की प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति का सरलता से सामना कर सकते हैं। अध्ययन सामग्री का चुनाव करने के लिए आज बाजार में अनेक प्रकार की उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, जो विद्यार्थी को भ्रमित करने के लिए पर्याप्त हैं। समुचित शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थी की इस कठिनाई को हल कर सकता है। उपयुक्त अध्ययन विधि का चयन करने के लिए अध्ययन सामग्री का चयन करने के पश्चात विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ी समस्या उपयुक्त अध्ययन विधि का चुनाव करने की आती है। प्राय प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग प्रकार की अध्ययन विधियाँ उपयोगी होती हैं। इसके लिए भी उसे उचित शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। परीक्षा की समुचित तैयारी के लिए प्राय यह देखा गया है कि विद्यार्थी अत्यधिक अध्ययन तथा ज्ञानार्जन के बाद भी परीक्षा में अपेक्षित अच्छे अंक प्राप्त करने में असफल रहता है। इसका प्रमुख कारण प्राप्त ज्ञान को विधिवत अभिव्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करना है। इस समस्या के निदान के लिए भी समुचित शैक्षिक निर्देश की आवश्यकता है। शैक्षिक निर्देशन प्रतिभा का समुचित उपयोग। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी को उपयुक्त विषय सामग्री का चयन कराकर हम प्रतिभा का समुचित उपयोग करने में सक्षम होते हैं। श्रेष्ठतम पुस्तकों के चयन में सहायता प्राप्त विद्यार्थी अपने अध्ययन के लिए उपयुक्त पुस्तकों का चयन नहीं कर पाता। शैक्षिक निर्देशन श्रेष्ठतम पुस्तक के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। आत्मज्ञान शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी को अपनी रुचि, आवश्यकताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान हो जाता है तथा वह अपनी क्षमताओं का अधिकतम प्रयोग करने में समर्थ हो जाता है। व्यय तथा अवरोध को रोकने में सहायक। शिक्षा के क्षेत्र में व्यय तथा अवरोध एक बड़ी समस्या है। शैक्षिक निर्देशन की प्रक्रिया इस समस्या का समाधान करने में सक्षम है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम विद्यालय के भौतिक समाधान का समुचित प्रयोग कर सकते हैं। पाते हैं जिन विद्यालयों में शैक्षिक निर्देश नहीं दिया जाता वहाँ लगभग 50% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तथा अथवा पढ़ाई छोड़ देते हैं। अतः शैक्षिक निर्देशन अपव्यय तथा अवरोधन को रोकने में सहायता करता है। नैतिक मूल्यों का संरक्षण। प्रत्येक समाज के नैतिक मूल्य दूसरे समाज के नैतिक मूल्यों से भिन्न होते हैं। भारतीय समाज विश्व की प्राचीनतम समाजों में से एक है तथा इसके नैतिक मूल्य विश्व में अपने विशिष्ट पहचान रखते हैं। वर्तमान समय में भारत में शिक्षित पश्चिमी सभ्यता और उसके मूल्यों का